ये जो चेंजिंग आई हैं, इसमें अगर हम इनको अलग-अलग से पढ़ें और इस प्रोसेस को पढ़ें तो ये थ्योरेटिकली दी बेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फौरी तौर पर इम्पॉसिबल है। स्टे जो है वो जंक्शन ही ना मिला किसी बंदे को, तो वो क्यों हमारे साथ जो है वो हमारे पास आएगा। कागज़ों में कोशिश की है कि ये 6 महीने में ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है उसको स्टे, यानी स्टे को तो निकाल ही दिया ना उन्होंने, कहा जी इसको तो भूल जाएं ऑर्डर 39 रूल 1-2 को, उसको तो कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया और ना ही डिस्कस किया गया। आपको रिटन आर्गूमेंट्स का या फिर ओरल आर्गूमेंट्स जो आपके हैं वो फर्स्ट टाइम इस अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, यानी अगर बादी नज़र में देखा जाए तो 30 डेज में डिफेंडेंट ने जवाब देना है जी 7 दिन में इशू फ्रेम होने हैं जी 7 दिन में ऑब्जेक्शन आना है, 90 दिन में शहादत होनी है, 20 दिन में जजमेंट दे देनी है। तो बज़ाहिर आर्गूमेंट सुनने हैं और आर्गूमेंट्स 20 डेज में जजमेंट देनी है जी उन्होंने। हाँ। तो ये 180 डेज का प्रोसेस इन्होंने एकदम से जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया है। वकला इसके अगेंस्ट क्यों है? वकला एक्चुअल अगेंस्ट नहीं है सच, ये तो इतनी खूबसूरत बातें की गई हैं, इतनी जल्दी ट्रायल को ख़त्म करने की बातें की गई हैं। तो एक्चुअल जहाँ पे भी आप किसी को इख्तियार देते हैं उसके साथ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जुड़ जाता है। जो ईवल है वो फौरी तौर पर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनी फेवर में यूज़ करता है। यानी इस प्रोसेस को जब दिल चाहेगा ईवल खा वो जज है खा वो वकील है, तो वो अपनी फेवर में फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। और गुड जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है ना, उस सिस्टम इतना सपोर्टिव ही नहीं है कि विद इन 6 मंथ किसी भी केस का वो जो है वो फैसला कर सके। तो सबसे पहले इसको ऊपर से ज़रा तलाक करके नीचे को लाएं, ना कि नीचे जो है वो इतना चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया है। जितने लोग दायरी ब्रांच वाले हैं वो बेचारों को हर ज़िले के अंदर उनको ये परफॉर्मे फिल करने नहीं आ रहे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है, तो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर परवेज़ मलिक। आज मेरे साथ हैं अज़हर अब्बास एडवोकेट साहब। ये मलिक लॉ स्टेट्स का सिविल का काम देखते हैं। तो हमने मिल के बैठ कर इस पर एक रिसर्च वर्क किया कि ये क्या ऐसी CPC में तब्दीली आई है जिस तब्दीली की वजह से स्ट्राइक्स हो रही हैं और क्या कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। पंजाब बार कौंसल ने स्ट्राइक कॉल दे दी गुजरे हुए कल में, और लाहौर बार ने जो है वो स्ट्राइक को एडमिट करने से इनकार कर दिया। तो हमने सोचा कि मिल के बैठ के थोड़ा सा ब्रेन वर्क किया जाए अपने दोस्तों के लिए कि CPC जो है वो एक्चुअल है क्या, इसमें जो अमेंडमेंट्स अब आई हैं और आइंदा ट्रायल का प्रोसेस क्या होगा। डायरी में जो सबसे जो चेंज है छोटा सा वो ये आया है कि जो हम दावा दायर करेंगे जैसे हम पहले करते थे, उस दावे के साथ जो है हम एक्स्ट्रा कॉपीज़ लगाएंगे, जितने हमारे डिफेंडेंट मौजूद हैं उनकी और 2 कापियाँ एक्स्ट्रा। ये जो है ये चेकलिस्ट आई है। ये जो मेन पेज है वो मैं जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इस वक्त। अगर इसको गौर से नीचे देखें तो ये चेकलिस्ट नज़र आ रही है। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है जो है उसके नीचे फ्रीकैन के मुकम्मल नाम, वल्दियत व पताजात व टेलीफोन नंबर ये एक्सपेक्ट कर रही है हमसे सिविल कोड जो है ये परफार्मा हम वहाँ से लेके आए हैं। नंबर 2 मुद्दा की तादाद के बराबर नकल अर्जी दावा प्लस 2 इजाफी नकूल व ज़रूरी दस्तावेज़ लफ्शुदा। उसके बाद नंबर 3 दस्तखत मुद्दई फ़रीक व प्लीडर माँ तस्दीक ये हमसे रिक्वायर किया जा रहा है। फहरिस्त दस्तावेज़ इनसार व पेश करदा फार्म 14 अपेंडिक्स C। अच्छा, इसमें ये भी मैं थोड़ा सा ऐड करता चला जाऊँ कि 3 अपेंडिक्स डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, 13, 14 और 15। जो 14 है वो जिम्मेदारी प्लेंटिफ की है, 15 जो है वो डिफेंडेंट की है और 13 जो है वो कोर्ट आफ्टर सर्टन प्रोसीजर के बाद कोर्ट उसको फिल करेगी। तो इसलिए जो नए परफार्मे हैं उनसे इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों परफार्मे आपको मैं स्क्रीन पर आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ। तो हमारे मुतलका सिर्फ इस वक्त 14 है जो अपेंडिक्स C जो है इसके अंदर, तो उसको हमने लगाना है इसके साथ। और फहरिस्त वारसान मुद्दई माँ मुकम्मल पता जाती है, एक नया परफार्मा ऐड हुआ है। जैसे हम पहले फहरिस्त निसार लगाते थे, फ़र्द पता लगाते थे, तो ये एक छोटा सा परफार्मा है सिर्फ ये मदद करने के लिए लिटिगेंट की के बजाय इसके कि अगर वो अल्लाह ना करे वो फौत हो जाता है तो वो पहले दिन से इसको पाबंद किया गया कि वो अपनी फहरिस्त वारसान साथ लगाए, और जब हम जवाब देंगे जवाब दावा अगर दे रहे हैं तो उसके साथ भी फहरिस्त वारसान का एक परफार्मा नया ऐड कर दिया गया। उसके अलावा एक बात की गई है कि अगर मुद्दई नाबालग या फातरुल अक़ल है तो क्या कानूनी सरपरस्त मुकर्रर किया गया है, और अगर मुद्दाल है सॉरी नाबालग या फातरुल अक़ल है तो क्या गार्डियन मुकर्रर किया गया। तो ये जो चेक लिस्ट है इस परफॉर्मे के अंदर नज़र आ रही है, इसके आगे यस नो लिखा हुआ है। तो ये यस नो हमने टिक नहीं करना। आज के दिन की बात, जब हम आज फाइलिंग के लिए गए तो वहाँ पर वो बैठ के टेपों से उसको उखाड़ रहे थे। इसको हमने फिल नहीं करना, जब हमने फ़ाइल करना है इसको ऐसे ही छोड़ देना। ये जो स्क्रूटनी करने वाले लोग हैं इस दावे को वहाँ बैठे हैं वो इसको देख के चेक करके ख़ुद यस नो करेंगे।
इस पहले परफार्मे में जब इसको देख रहे हैं तो पहला जो इसके ऊपर ब्लॉक बना हुआ है, जो जिसको उस ब्लॉक के साथ जो है उसको भी हमने ऊपर टाइटल में लिखा है कि फॉर ऑफिस यूज़। इसको भी वकील साहबान ने या किसी क्लर्क ने इसको फिल नहीं करना। और जो निचला हिस्सा है टाइटल ऑफ द सूट में हम पार्टी नेम पिटिशनर प्लेंटिफ में हमारा जो है क्लाइंट उसका नाम आ जाएगा, उसका CNIC नंबर मांगा है, उसका सेल नंबर मांगा है, ईमेल अगर एप्लीकेबल है तो वो लगाना है। डिफेंडेंट का सिर्फ हमें नाम पता है, अगर हमारे पास CNIC होगा तो हम लिख सकते हैं, सेल नंबर होगा तो लिख सकते हैं, ईमेल आईडी अगर होगी तो लिख सकते हैं। यानी पहला परफार्मा जो है ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसको फिल करना, जो बज़ाहिर एकदम से परेशानी नज़र आ रही है कि फाइलिंग के वक्त पता नहीं क्या प्रोसीजर में तब्दीली आ गई। तो ये पहला परफार्मा जो मैंने दिखाया है ये सिर्फ एक ये ऐड हुआ है, और इसके साथ ये फॉर्म नंबर 14 है जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो है ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इन द कोर्ट ऑफ, अगर आपको पता है कि कोर्ट सीनियर सिविल जज साहब के नाम पे लिखा जाता था तो उन्हीं के नाम पे लिखा जाएगा। सिविल सूट नंबर हमें पता नहीं, हम लगाएंगे नहीं इसके अंदर। केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के बाद डेट और टाइम है ये वो खुद लगाएंगे। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ ऐड है वो स्टेटमेंट ऑफ एडमिटेड फैक्ट्स हैं। अब एडमिटेड फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी एकदम से लोग इसको देख के घबरा गए हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स क्या लिखेंगे। फ़र्ज़ किया हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा रहे हैं तो हम एडमिटेड फैक्ट क्या है जो हम कहते हैं ख़रीदार हैं, वो कहता है वो कहता है कि जी उसके बारे में लिखेंगे फ़रोख्त कनिंदा है, और जो एक एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, इतनी पेमेंट चली गई, ये हमारे ख्याल से एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है कि वो उसको एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं है। यानी ये 1 और 2 को हम सिंपली अपनी ज़ुबान में हमने इसको फिल करना है। इशूज़ अराइजिंग फॉर डिटर्मिनेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी इशूज़ इफ़ एनी, disagreement on issues, enumerate issues with which are agreed and those which are not agreed for court's consideration। तो जो हमारे ख्याल में इस सवाल का जवाब बनता है कि जो चीज़ हम कहते हैं कि इब्तदाई एतराज़ात इसमें होने चाहिए, ये वाला हमारे दरमियान इशू है, उसको हम यहाँ पे फॉर्मली इसके अंदर तहरीर करेंगे। उसके बाद लिखा है प्लेंटिफ्स एलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंसेंसुअल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो ये जो नया जो मैकेनिज़्म दिया जा रहा है हमें, जो हमें कहा जाता था कि ये जो आप चीज़ों को ले जाना चाहें आप आर्बिट्रेशन की तरफ, मेडिएशन की तरफ, तो वो यहीं पर वो ऑप्शन आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, यानी इसमें विल ली गई है कि अगर इस प्रोसेस के अंदर जाना चाहे प्लेंटिफ तो क्या वो राज़ी है इसके अंदर। और फिर डेडलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ विटनेसेस, पार्टी डेडलाइन, इसको फ़िलहाल जो है वो प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि इस सारे को आप फ़ौरन फिल करें, इस वाले हिस्से को टाइम शेड्यूल और ट्रायल डेट वाला जो है ट्रायल शेड्यूल का, और एंटिसिपेट लेंथ ऑफ ट्रायल, ये भी हमसे अगर ना लिखें तो वो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस वक्त जो है वो ब्रांच के लोग। उसके बाद नेम ऑफ ट्रायल एडवोकेट, जो इसको दायर करने जा रहा है अपना नाम लिखेगा, नंबर लिखेगा, और एडवोकेट फॉर जिसके लिए है वो प्लेंटिफ, यानी ये प्लेंटिफ से रिलेटेड जो अपेंडिक्स 14 है। तो इसमें जो परफॉर्मा है ये एक साथ लगना जो आपको दिखाया जा रहे हैं। उसके बाद जो 15 नंबर है ये रिटन स्टेटमेंट जब हम फाइल करेंगे तो उसके साथ से लगना है। और जो 13 है ये कोर्ट से मुतल्लिक़ है, जब रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी उसके बाद इसको कोर्ट ने खुद फिल करना है। तो अभी तक जो हमने देखा है इसके अंदर कोई मेजर तब्दीली नहीं है। दावा हमने जब दायर करना है तो हमने उसके साथ दावे की कापियाँ जितने डिफेंडेंट हैं और उसके साथ जितने नेक्स्टर्स हैं उसकी कापियाँ साथ लफ करनी है, और एक फहरिस्त वारसान जो है वो साथ जमा होनी है, और एक 14 नंबर परफार्मा जो है और इसका मेन पेज जो है ये फिल होना है। सिर्फ ये तब्दीली जो है इस वक्त दायरी के अंदर बाहर नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो है जब हम रिटन स्टेटमेंट फाइल करने जा रहे हैं तो रिटन स्टेटमेंट के साथ ये परफार्मा जो है वो 15 नंबर जो परफार्मा है ये साथ हमने लगाना है, और इसके साथ हमने अपनी फहरिस्त वारसान लगानी है। इससे पहले भी हम अपने जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे होते थे वो साथ लगते ही हैं। तो सिर्फ जितनी पार्टीज़ मौजूद हैं उन पार्टीज़ की जो है वो कापीज़ हमने साथ लगानी है। तो अब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। डायरी पे सिर्फ ये चेंजिंग आई है जो आपको नज़र आ रही है। जैसे उन्होंने डायरी के लिए गाइडेंस दी हुई है कि जैसे पहले दावा तैयार होता है वो सीनियर सिविल जज साहब के पास दायर होगा, और जो रजिस्टर रखे हैं उसके अंदर वो जो है वो एंडोर्स होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो भी अपॉइंटेड है उनको ये मार्क हो जाएगा। यानी पहले काम था दो जजों का, अब तीसरा जज एक इन्वॉल्व कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो क्लाइंट की टेंशन नहीं है, वो जो भी अपॉइंटेड होगा वो उनके पास चला जाएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब जो हैं वो जो है वो उनको अपने पास रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। अब दावा दायरी के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ उसके अंदर एक नया परफार्मा फिल करना, लिस्ट वारसान साथ लगनी है। अगर वो साथ नहीं लगेंगी तो वो लेंगे ही नहीं। उसको फिल करने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। और उसके बाद जो है तमाम दावा जात जो हैं सिविल डिवीज़न, जैसे हमने भी नई डिवीजन्स की हैं, फौजदारी डिवीज़न, सिविल डिवीज़न के जो सिविल जज साहब हैं
वो अपने मखसूस रजिस्टर में दर्ज करेंगे। ये तब्दीली इन्होंने लिखी है। अब उसके बाद जो इशू फ्रेमिंग ऑफ प्री ट्रायल का पहली बार लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इशू फ्रेम करने तक की जो मुकम्मल कार्रवाई है वो वहाँ तक रहेगी, और इशू फ्रेम होने के बाद का प्रोसेस जो है वो जिसको ट्रायल कहा जाता है उसके लिए ये ट्रायल कोर्ट में चली जाएगी। और प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो गवाहान को पाबंद हाज़िरी बनाने के बाद फ़ाइल बमा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट को मुंतकिल कर देगा, जहाँ दावे को दोबारा रजिस्टर किया जाएगा। एज सच मेरे ख्याल में ये एक्चुअल एडमिशन जो प्री एडमिशन वर्किंग है वो जैसे हाई कोर्ट में होता है कि जी प्री एडमिशन नोटिस हो गया, तो इस तरह से ये मेरे ख्याल में अब इस चीज़ की स्क्रूटनी एक्चुअल करेंगे यहाँ पे बैठ के, जो स्क्रूटनी जज साहब होंगे ये देखेंगे कि भाई केस चलने के काबिल भी है कि नहीं, क्या ऐसे दस्तावेज़ात जो फ़ोटो कापी हैं उनके ऊपर तो नहीं लेके इस ट्रायल को चलाना चाह रहा कोई बंदा। तो ये एक अच्छा अमल है, इस लिहाज से देखा जाए कि अगर ये स्क्रूटनी हो लेकिन प्रॉपर स्पेस इसके लिए देना ज़रूरी है। उसके बाद जो तब्दीली है वही जैसे तमाम डॉक्यूमेंट साथ लफ करने हैं किसी ने लिखा है, और ये थोड़ा गाइड करने की कोशिश की है कि दावा जब पहली डेट पे लगेगा तो सारा कुछ साथ होगा, आपके रजिस्टर, समन, एडी, कोरियर और यूएमएस और अखबार इश्तिहार तक जो है वो पहले दिन ही आपने साथ लगा देना, सारा मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो भी है थ्रू मोबाइल टू डिपेंडेंट। और और एक और चीज़ इसमें यहाँ पे ऐड की है जो ऑर्डर 5 नज़र आ रहा है कि आप जो है वो जो आप दावा चाहे तो आप अपने जो डेट आपकी फ़िक्स है उससे पहले भी दे सकते हैं। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी सहूलत नहीं है, जब भी कोई जवाब दावा देना चाहे तो वो शामिल मिसल करवाने के लिए कभी भी दरख्वास्त के साथ दे सकता था, लेकिन अमेंडमेंट में ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप डेट से पहले भी अगर कोई शख्स चाहे तो जवाब दावा आके दे सकता है। ये इन्होंने एक थोड़ी सी तब्दीली की है। 7-11 को कहा है कि जी आपने इसको अलहदा से नहीं देना, यानी ये बहुत बड़ा टूल था डिले का कि लोग जैसे ही हाज़िर आते थे वो 7-11 दे के कहते थे पहले इसको डिसाइड करें। तो इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि आप इसको अलहदा से नहीं इसमें जो है वो देंगे, और आप अपने जो रिटन स्टेटमेंट देंगे उसी में कोई भी चीज़ आप एजिटेट कर सकते हैं। और नकुलात के 2 इजाफी सेट उन्होंने कहा जी दावे के अंदर आप लगाएंगे पार्टीज़ की तादाद से हट के, वो जो चेक लिस्ट दी गई है उसमें भी उन्होंने डिमांड की है। अच्छा, एक और स्पेशल ऑर्डर 7 रूल 21A जो है वो ऐड किया कि अगर आप फहरिस्त वारसान नहीं लगाएंगे तो वो आपका दावा मुद्दई खारिज कर दिया जाएगा। तो वो तो पहले ही परफार्मा इन्होंने दे दिया है, यानी वो हमें लाजमी लगाना होगा। जी हाँ, ये ऑर्डर रूल 3 पहले भी तो लगते हैं ना, तो एक और लग जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही बात कि अब मुद्दा पहले जवाब दावा दे सकेगा और अदालत क्यास करेगी, अगर वो नहीं देगा तो ये समझा जाएगा कि उसने दावे को तस्लीम कर लिया, ऐसे ही है। और उसके बाद बशर्ते अगर मुद्दा मकबूल वजह, यानी उसमें फिर ऑप्शन दे दिया है कि वो जवाब दावा के लिए दरख्वास्त दे के वो आ सकता है बहाली के लिए मकबूल वजह दे के, लेकिन वो 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अगर मुद्दा यानी अगर मुद्दा फरिस्त वारसान नहीं देता रिटन स्टेटमेंट में आके तो उसका हक दफ़ा साकत कर दिया जाएगा। इसमें उसकी हद तक वो कार्रवाई होगी उसकी, शायद आई थिंक ऑर्डर 11 रूल 21 की शायद। अच्छा, इसमें बताया गया कि जब मुद्दा ले आके रिटन स्टेटमेंट देगा तो वो भी फरिस्त वारसान देगा। तो ये एक बहुत बड़ी कबाहत होती थी, किसी एक बंदे के फौत हो जाने के बाद पता ही नहीं होता था, 2 बंदे जब मुआहदा करते हैं तो ये कभी भी नहीं पता चलता था कि उसके वारसान कौन है हकीकी। तो ये कोर्ट अगर अपने आप को वेल इक्विप्ड करना चाह रही है, अपने हाथ मजबूत करना चाह रही है, तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ताहम इसके बाद मुद्दा की दरख्वास्त पर अगर सफिशेंट, यानी उसमें मुद्दा को भी ये राइट दे दिया एक अमेंडमेंट करके कि वो भी चाहे तो अगर वो किसी वजह से माकूल वजह दे तो वो उसको उसका हक़ दिफा बहाल हो सकता है। तो उसके बाद प्लीडिंग की जब दोनों साइडों से दावा जवाब दावा आ जाएगा तो फिर डे फिक्स करके तो 3 चीज़ें देखी जाएंगी। पार्टीज़ को जज देख सकता है, जज साहब देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या ये काबिल दखाल शहादत है भी है, प्रोसीडेबल है भी है या नहीं है, और उसके बाद वो इसको ट्रायल कोर्ट को भेज देंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश है, अगर इसको इस इख्तियार को नेगेटिवली ना इस्तेमाल किया जाए और इसको जो है वो आर्बिट्रेरली इस्तेमाल करने की कोशिश ना की जाए। तो उसके बाद फिर लिखा हुआ है कानून में कि इसको वो जब ये एनालिसिस हो जाएगा तो वो अपेंडिक्स जो नज़र आ रहा था, अपेंडिक्स C था, फॉर्म 13 जिसको कहा जा रहा है, तो ये वो इब्तदाई जो कोर्ट है वो उसको फिल करेगी। जो कोर्ट जो है वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो उसको फिल करेगा। और इसी तरह उन्होंने पाबंद किया है कि जो फॉर्म नंबर 14 है जो 7 दावे के लगना है, और फॉर्म नंबर 15 को जो है वो फिल करके जो है हमने अदालत के अंदर जो जमा कराना है। और 15 के हवाले से उसमें ये लिखा है कि अदालत हर 2 फरीकैन से दावे और जवाब दावे के साथ लफ्शुदा दस्तावेज़ात को तस्लीम या इनकार या डिनाई करने का हुक्म देगी। अगर कोई फरीक इस हुक्म की पाबंदी नहीं करेगा तो अदालत उसके खिलाफ ऑर्डर 11 रूल 21 की कार्रवाई अमल में ला सकती है। और अगर ऐसी दस्तावेज जिसको किसी फरीक से ने डिनाई किया हो ट्रायल में साबित हो जाती है तो ऐसी सूरत में इस डिनाई करने वाले फरीक को अदालत
हैवी कॉस्ट डालेगी जो मुनासिब समझेगी। यानी इसमें वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो उसको कहा गया कि वो एक दफ़ा चीज़ों को स्क्रूटनी करे। तो ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप डाल देते हैं चीज़ों को ट्रायल की हेक्टिक प्रोसेस में, और जब वो सारी शहादतों के बाद देखा जाता है तो पता लगता है वो तो एक फ़ोटो कापी पे सारे केस को लड़ रहा है, और फिर वो फ़ोटो कापी भी, और उतनी देर तक वो इतना नुकसान हो चुका होता था। तो ये जो बाइफरकेशन की गई है ये कोई इतना बुरा अमल नहीं है, लेकिन जो अब्रप्टली इसका नफाज कर दिया गया, सिस्टम तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। लाखों मुकदमे पेंडिंग है, एकदम से आप कहें जी इसका रेट्रोस्पेक्टिव फैक्टर और सारों को इसी तरह एकदम से इसको कर दिया जाए, तो यहाँ पर कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो फौरी तौर पे जो है उसको रगड़ेंगे और वो इतने सारे लोग वहाँ पर आ जाएंगे और उसको आके फौरी तौर पे वो इस पर अमल दरामद हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने कहा जी कि इश्यूज़ फ्रेम होंगे, इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद फरिस्त गवाहान दाखिल होगी, उसके लिए 7 डेज़ का टाइम है। उसके बाद जो कोई फ्री किसी ऐसे गवाह को तलब नहीं करा सकेगा जो लिस्ट में दर्ज नहीं होगा, मासफा अदालत को वो जैसे पहले होता था हमारा प्रोसेस है। शहादत मुकम्मल होने के बाद जो अदालत एक तारीख मुकर्रर करेगी, वो लोगों के तहरीरी जो आर्गूमेंट्स की जैसे आपने बात की कि वो लिए जाएंगे, ज़बानी दलाइल भी सुन सकती है, और फिर वो मखसूस टाइम के अंदर वो इसको अनाउंस कर देगी और पार्टीज को कॉपीज देगी। जो अगली चेंजिंग आई है एक चीज़ में यहाँ पे कॉपीज़ के हद तक अक्सर लोग अपील फाइल करने के लिए कह देते हैं जी 7-7 दिन 8-8 दिन लग गए हैं कि जी वो कॉपी बनेगी, तो डेट ऑफ जो लिमिटेशन है वो फ्रॉम दी प्रोवाइडिंग ऑफ टेस्टेड कॉपी से शुरू होता था। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो जिस तरह 302 के मुकदमे में 7 दिन का आई थिंक टाइम है, अगर सज़ाए मौत हो जाए तो 7 दिन के अंदर आप, तो इन्होंने क्या किया है कि वो कोर्ट जो है बवक्त फैसला जजमेंट अदालत फ्री कैन को फैसले की मुसद्दका नुकुलात बाद वसूली अखराजात मुहैया करेगी। यानी वो सिर्फ 302 वाली सारी जो है वो कह सकते हैं आपके वो इसमें मतलब स्ट्रिक्ट किया गया। अच्छी बात है ना कि कापियाँ वो देने, अब क्यों कहा गया है कि उसकी वजह ये थी कि कोर्ट रख लेती थी और बाद 10 दिन बाद फैसले किए जाते थे, डेट पिछली डाल दी जाती थी। ऐसे ही एग्जैक्टली तो यानी होना तो ये चाहिए कि जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन उसको हाथ में कापी पकड़ाई जाए, कापी दी जाए, तो वो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तो एक जो बेहतरीन पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं कि अलहदा से इजरा को बार्ड करार दे दिया, ये इन्होंने कहा है कि जी वहीं से आगे चलेगा काम का, जो है नया इजरा दायर करने की जरूरत नहीं है, और वही जो हाजिरी आगे चलेगी, और जो है उसको फ्रेश नोटिस करवाने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़े देर से हमारी जरूरत थी कि इस तरह से इसको आगे चलाया जाए, और जो है वो उसको जो आगे अगला प्रोसेस है। और अटैचमेंट अगर बिफोर जजमेंट नहीं हुई तो अटैचमेंट का भी ये जो नेक्स्ट आप ऑर्डर 21 रूल 10 की कर रहे हैं कि इजरा शुरू करने के वक्त अदालत मदयून की जायदाद को कुर्क करने का हुक्म देगी। कैन यू इमेजिन कि अटैचमेंट के लिए लोगों के 2-2 साल 4-4 साल गुजर जाते हैं इस अटैचमेंट के लिए। तो ये अच्छा एक स्टेप लिया गया है कि आप जैसे ही आपका दावा डिग्री होगा और वो आपको क्या कहते हैं इजरा आपको फाइल नहीं करनी पड़ेगी, वो ही इजरा में कन्वर्ट हो जाएगी और नोटिस भी की ज़रूरत नहीं होगी, और पहली डेट पे जो वो अटैचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे भी अटैचमेंट के बाद आगे चलना शुरू। उसके बाद श्योरिटीज़ का तस्वर दिया गया कि वो श्योरिटी देगा आके अपनी अदालत में, अगर कोई बंदा पेश होता है, जैसे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मौजूद है। जी हाँ। अब उसके बाद जो सिविल ट्रायल का जो पहला पार्ट है, यहाँ पे यहाँ पे रुकते हुए ना हम ये भी शेयर कर लें कि अब अक्सर लोग रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए 2-2, 4-4 माह, इवन 6 माह, साल तक ले लिया करते थे, लेकिन अब वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली शेल का यूज़ हुआ है कि अगर फ्रॉम द डेट ऑफ अपेयरेंस से है, ना कि डेट ऑफ नॉलेज से है। डेट ऑफ अपेयरेंस से जो है विद इन 30 डेज यू शुड हैव टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट। शेल वर्ड यूज़ किया गया इसमें, और अगर ये क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है कि अगर वो नहीं करता द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। अब डिफेंड द केस इसका मतलब ये है कि मे बी को उसे जिरा भी ना करनी दी जाए। हाँ जी, नहीं इस तरह जो इसमें अभी तो ये जो नज़र आई है ना पिछली अमेंडमेंट के साथ, इसको अगर मिला के पढ़ें तो अगर आप जवाब दावा 30 दिन में नहीं दायर करेंगे तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने दावे की जो सेक्शन है उनको कबूल कर लिया। ये अब है, पहले राइट क्लोज होता था। जी जी, नहीं लेकिन अभी इन्होंने ये कहा कि राइट टू डिफेंड आपका खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और राइट टू डिफेंड किया, हाँ उसको स्ट्रिक्टली कहा गया कि 30 डेज के अंदर आपने अपनी सर्विस के बाद, जब आपके डेट ऑफ अपीयरेंस के बाद, फर्स्ट अपीयरेंस के बाद आप 30 डेज में इसको जवाब देंगे। अच्छा, ये हमें जब सुन रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुन रहा है। पहले ये था कि जैसे ही हमने दायर किया, दायर होने के बाद फौरी तौर पर आगे समन जारी होना शुरू हो जाते थे, नोटिस शुरू हो जाते थे। तो इसमें जो समन, नोटिस और ये जो है चस्पानदगी और अखबार इश्तिहार, इस नई तब्दीली में पहले ऑर्डर में ही ये सारा कुछ इकट्ठा करना इसको मैंडेटरी करार दे दिया गया है कि जैसे ये दायर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो सारा प्रोसेस अखबार इश्तिहार तक पहले दिन ही कर देगा। और जो सर्विस है उसको भी मॉडर्नाइज किया है कि इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस की जो सर्विस के ज़रिए जो सर्विस होती है,
इवन उसकी तस्वीर खींचने की बात की है कि जो तमीलिया है वहाँ जाएगा और उसके डोर पे जाके उसकी तस्वीर खींच के आएगा। तो ये सारे प्रोसेस को जो है वो तेज़ रफ्तार उसको किक करने के लिए, तेज़ करने के लिए जो समनिंग का प्रोसेस है उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले होता था उसको ख़त्म करके ये इख्तियार दे दिया है कि समनिंग के टाइम पे एट वंस सारे आर्डर पहले दिन ही कर लिए जाएँ और दूसरे और 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करने के बाद कोर्ट इसको एक तरफा जो है वो प्रोसेस में ले जाएगी। और उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो अज़र साहब बता रहे थे कि 30 डेज़ के अंदर अंदर जैसे ही आप अपीयर होते हैं अदालत के अंदर, तो वो अदालत के अंदर आप उसमें 30 डेज़ में जवाब देंगे उसका। ठीक, इसके साथ ही अब इतनी अमेंडमेंट होने के बाद अक्सर हम जब जवाब देते थे तो उसके बाद केस चला जाता था, अगर स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसके आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन इस सारी अमेंडमेंट में वो खामोश है कि उस पर क्या है। लेकिन अगर हम 141 वो आगे चल के देखते हैं कि उसकी हद तक वो क्या कहता है, लेकिन उसे बाद में तो रिवीजन की बात 141 सेक्शन है सीपीसी का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इशू आ जाएगा, यानी इसके दरमियान में कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं थी कि स्टे पे बहस सुनी जाएगी कि नहीं, क्योंकि 2-2, 4-4, 5-5 साल तक जो है वो स्टे पे आर्गूमेंट्स के लिए कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोई एप्लीकेशन आ गई है, तो उसके बाद जज जो है वो फ़ौरन ही इशू फ्रेम करने के लिए इशू फ्रेम करेगा और पार्टी को 7 दिन दिए जाएंगे 2 काम करने के, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ये 2 काम के लिए। ये पुरानी बात है, इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की गई। दूसरा स्टेप है कि जैसे ही इशू फ्रेम हो जाएंगे कोर्ट जो है वो खुद भी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, कमीशन भी कर सकती है। ये भी आपको थोड़ा सा रोकूंगा, इसमें इस तरह से है कि जैसे ये वो आएंगे जी, तो इसमें जो है वो इशू फ्रेम होने के बाद फिर 7 डेज मिलेंगे आपको ऑब्जेक्शन देने के लिए उन इश्यूज के ऊपर। यहाँ पे ये खामोशी इसलिए यहाँ पे बनाई गई है इसको कि ये जो स्टे का प्रोसेस 7-11 की हद तक अलग से अमेंडमेंट इसमें आ चुकी है कि आप 7-11 को तो वो कहते हैं कि आपने अलग से देना ही नहीं है, ऐसे ही आपने स्टेटमेंट में इसका ग्राउंड लेना है। और इवन ये भी बड़ा स्पेसिफिकली बार्ड करार दे दिया गया है कि आप जब अपील में जाते थे या रिवीजन में जाके स्पेसिफिकली रुकवा लेते थे ट्रायल को, तो इसमें ये अमेंडमेंट आ गई कि अब ये ट्रायल किसी सूरत नहीं रुकेगा और ट्रायल आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन हैं उसको एक तरह से जो कि बहुत बड़ा एक ज़रिया था लोगों को इंसाफ देने का कि 39 अगर तो फ़र्ज़ किया अगर इश्काज ही ना वापस रही, अगर स्टे जो है वो इंजंक्शन ही ना मिला किसी बंदे को, तो वो क्यों हमारे साथ जो है वो हमारे पास आएगा। तो ये एक्चुअल ये वजूहत हैं जिसको देखते हुए पंजाब जो लगता है कि इसमें इन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से तो कागज़ों में कोशिश की है कि ये 6 महीने में ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है उसको स्टे, यानी स्टे को तो निकाल ही दिया ना उन्होंने, कहा जी इसको तो भूल जाएं ऑर्डर 39 रूल 1-2 को, उसको तो कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया और ना ही डिस्कस किया गया कि ये पहले 7 दिन में इश्यूज फ्रेम होंगे, जबकि पहले ये होता था कि रिटन स्टेटमेंट आने के बाद सबसे पहले ऑर्डर 39 रूल 1-2 डिसाइड होती थी आर्गूमेंट्स के बाद। तो ये यहाँ पर इसको स्किप कर दिया गया है, या अगर उस पुराने वाले प्रोसीजर से मिला के पढ़ें तो इसी 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम करते हुए ही इन्होंने शायद इस एप्लीकेशन को डिसाइड कर देना है और डिसीजन करने के बाद 7 डेज़ ऑब्जेक्शंस के लिए देने हैं कि अगर किसी शख्स को भी उसमें कोई एतराज़ है उस इशूज़ के ऊपर तो वो 7 डेज़ में इसको करेगा, अपना एतराज़ दाखिल कर सकता है। और उसके बाद शहादत के लिए एक प्रॉपर पैटर्न दे दिया इन्होंने। उसके लिए पहले तो ये था कि कोर्ट पहले खुद भी कर लेती थी और कमीशन भी अपॉइंट किए होते थे जो कोर्ट में अक्सर। मैं सिर्फ स्पेसिफिक आपको तब्दीली पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जो तब्दीली की है कि उन्होंने एक वर्ड ऐड किया, जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्हें भी वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक लिस्ट मेंटेन करेंगे हर कोर्ट के लिए या वो अपने जो भी उनके नीचे काम कर रहे हैं, तो उसमें पहले जो आम वकला के साथ साथ जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी अकोमोडेट कर दिया गया कि अभी आप भी शहादत रिकॉर्ड कर सकते हैं और विद इन 90 डेज़ आप शहादत रिकॉर्ड करके अदालत में जमा करवाएंगे और तब्दीली के मुताबिक जो अगले 20 दिन के बाद जो है वो जजमेंट जो है वो अनाउंस हो सकती है। नहीं, यहाँ पे सर थोड़ा सा एक इन्होंने और तब्दीली की है। आज से पहले हम कभी भी पूरी सीपीसी में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं लफ्ज़ हेयरिंग ऑफ आर्गूमेंट की बात तक कोई बात की गई हो। जैसे आपकी एविडेंस कंप्लीट होगी तो अक्सर लोग बहस मज़ीद बहस बकिया बहस के जज जो है अक्सर डेट देने के लिए वकला पे मज़ीद बहस कानूनी हवाला जज उससे बड़ा कंट्रोल किया गया है कि आप जैसे ही आपकी एविडेंस कंप्लीट होगी तो विद इन 20 डेज़ आपने पहले तो रिटर्न आर्गूमेंट देने हैं जी। उसके बाद आप आर्गूमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आपको रिटर्न आर्गूमेंट्स का या फिर ओरल आर्गूमेंट्स जो आपके हैं वो फर्स्ट टाइम इस अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे।
यानी अगर बादी नज़र में देखा जाए तो 30 डेज में डिफेंडेंट ने जवाब देना है जी, 7 दिन में इशू फ्रेम होने हैं जी, 7 दिन में ऑब्जेक्शन आना है 90 दिन में शहादत होनी है 20 दिन में जजमेंट दे देनी है तो बज़ाहिर आर्गूमेंट सुनने हैं और आर्गूमेंट्स 20 डेज में जजमेंट देनी है जी उन्होंने। हाँ, तो ये 180 डेज का प्रोसेस इन्होंने एकदम से जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया कि जो सीपीसी जो है वो उसको इन्होंने कहा जी हमने उसका ऐसा पैटर्न बना के दे दिया। तो ये एक्चुअल मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूँ कि जो मैथमेटिकली ऐसे है कि अगर एक मकान एक मिस्त्री और एक मज़दूर दोनों मिल के 30 दिन में बनाते हैं तो स्टैट और मैथ के मुताबिक 30 मिस्त्री और 30 मज़दूरों को चाहिए कि वो एक दिन में वो मकान बना दें। तो कागज़ों में और मैथमेटिक्स में तो ऐसे पॉसिबल है, लेकिन फिज़िकली इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अगर इसको समझा जाए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ इस मौजू पे बात करें कि जी वकला इसके अगेंस्ट क्यों हैं, वकला एक्चुअल अगेंस्ट नहीं है सच। ये तो इतनी खूबसूरत बातें की गई हैं, इतनी जल्दी ट्रायल को ख़त्म करने की बातें की गई हैं। तो एक्चुअल जहाँ पे भी आप किसी को इख्तियार देते हैं उसके साथ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जुड़ जाता है। यानी जहाँ दिल करेगा, अब दो तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, ईवल और गुड। जिस तरह ईवल और गुड माशरे में पाया जाता है इसी तरह ईवल और गुड वकला में भी पाया जाता है। ईवल और गुड जो है वो जजेस में भी पाया जाता है। इवन जो हमारे बाहर लेमैन हैं, जो टाउट्स हैं, जो बाहर फिर रहे हैं, उनमें भी ईवल एंड गुड पाया जाता है। बल्कि वो तो है ही ईवल हैं, जो टाउट्स हैं बेसिकली। तो जो होता क्या है कि जो ईवल है वो फौरी तौर पर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनी फेवर में यूज़ करता है। यानी इस प्रोसेस को जब दिल चाहेगा ईवल खा वो जज है, खा वो वकील है, तो वो अपनी फेवर में फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। और गुड जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है, ना सिस्टम इतना सपोर्टिव ही नहीं है कि विद इन 6 मंथ किसी भी केस का वो जो है वो फैसला कर सके। जैसे आज हमारा केस एक लगा हुआ था हाई कोर्ट में, और अनफॉर्चुनेटली वो एक रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की जो है वो स्टे लेके दूसरी पार्टी बैठी हुई है, और 2013 से 2020 आ गया। हाई कोर्ट में वो पेंडिंग था शबान असलम के नाम से, और आज सुबह ही वहाँ पे लगा दिया प्लेस करके कि जी आज सिर्फ अर्जेंट सुने जाएंगे, और आज उसको लेफ्ट ओवर कर दिया गया। अब 7 साल से जो हमें एक 499F की 489F की इंदराज मुकदमा की डायरेक्शन के लिए हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, और जिसमें ना तो रिटर्न रिप्लाई आना है, ना लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है आपने, ना आपने कोई एविडेंस करवानी है, ना कि आपने कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ना आपने कोई फाइनल आर्गूमेंट्स देने हैं, ना कोई रिटर्न आर्गूमेंट्स देने हैं, सिंपल आर्गूमेंट्स होने और उसका डिसीजन होना। उसके लिए भी हमें 7 साल हो गए हैं बैठे हुए। हाँ जी, और जब क्रिमिनल लॉ को सेट इनटू मोशन लाने के लिए एक छोटी पिटीशन फाइल की गई 22 से 22B, और है भी चेक की कि डिसऑनर हुआ है, चेक है, बशीर जहाँ भुट्टा साहब उसमें मुद्दई हैं कि जनाब इसमें इंदराज कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। दूसरी पार्टी ने अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, उन्हें पता है कि भी हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पर रश ऑफ वर्क है और वो ईवल उसके अंदर प्ले कर रहा है, हम ईवल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ईवल ने 7 साल से, हमें जिस केस का ऐसे अब्रप्टली मैंने हवाला दिया, 7 ईयर से, जिस ऐसे मुकदमे की जिसमें अगर वो दर्ज भी हो जाता और मुलजम को 3 साल सज़ा मिलनी थी, तो उसको 7 साल से दर्ज नहीं होने दिया जा रहा। हमारी बारी नहीं आ रही है, हम चीखें मार रहे हैं इस सीपीसी की अमेंडमेंट पर नहीं। हमें ये लगता है कि इसके ज़रिए जो ईवल है उसको फौरी तौर पे वेल इक्विप्ड कर दिया गया है। फ़र्ज़ किया कोई नफोरियस किस्म का ईवल ऐसा शख्स जो है वो चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा ले, या मर्ज़ी का फ़ैसला वहाँ पे करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो जिसको मर्ज़ी वो कान से पकड़ के दबा देगा। और देखना ये अमेंडमेंट जब भी ये आ रही हैं तो क्या हम इस पोजीशन में हैं, ये हमारा सिस्टम फौरी तौर पर इसको अडॉप्ट करने की पोजीशन में है। हमने तो लब्बैक कहना है, हम तो काम करने वाले लोग हैं। जैसा भी को जो हमारे ऊपर चीज़ें इम्पोज की जाएंगी हम उसमें सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम रोज़ाना अदालतों में आते हैं और इसको फेस करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो अरबाब इख्तियार एकदम से चाहते हैं कि इस तब्दीली को ले आएँ, तो देखना तो ये चाहिए ना। देखिए 1965 में ये लॉ बन गया कि जो पिलियन राइडर है, मोटरसाइकिल के पीछे बैठेगा, वो हेलमेट पहनेगा। अब 55 साल हो गए हैं, किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया उसको। यानी जो गुड है वो उसको अडॉप्ट करवाने में 55 साल से वो नाकाम है। यानी गुड जो होगा, जो इसके अच्छे फ़ायदे हैं वो अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, और जो ईवल है वो फौरी तौर पर देखेगा हाँ अच्छा अपनी मर्जी का फ़ैसला लेना है, तो वो किसी भी सेक्शन में रख के उसको उड़ा देगा। लो जी तुम्हारा तो जवाब भी 30 दिन में नहीं आया, स्टैट्यूट ये कह रहा है, लिहाजा अब कानून की जो नई अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक तो इसका मतलब है तुमने प्लेंट को एडमिट ही कर लिया, तो लिहाजा उसको कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये वो मौक़िफ़ है जिसको देखते हुए
पंजाब बार कौंसल और केपीके के जो लोग हैं उन्होंने इसको टर्न डाउन किया। उन्होंने कहा कि तब्दीली हमें पसंद है, लेकिन इस तरह की तब्दीली ना हमारे ऊपर इम्पोज की जाए जो फौरी तौर पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जो नहीं हो सकती है। अब उसके बाद जो लाहौर बार है, अब वो तो टेंटेटिवली देख रहे हैं बेचारे जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं इसमें क्या है, अगर कहा जाए कि ये ट्रायल को 6 माह में ख़त्म कर दिया जाए, हाँ, तो वो उसको बादी नज़र में देख रहे हैं कि ये वाकई ही अगर पॉजिटिव बात की जाए उनके एंगल से देखा जाए तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चेंज है ना कि जी आप विद इन 6 मंथ सिविल ट्रायल को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर उनकी एंगल से देखा जाए तो ये भी ठीक है। तो अब जी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि अभी हमने ट्रायल की हद तक तो शेयर किया कि दावा दायर होगा, रिटन स्टेटमेंट आएगा, लिस्ट अपना ऑफ विटनेसेस आ गई, एविडेंस हो गई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दी फाइल, ट्रायल कोर्ट ने आगे एविडेंस रिकॉर्ड की अपना करने के बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स हुआ तो फैसला हो गया। अब हम कुछ इसमें पोस्ट ट्रायल भी तब्दीली आई हैं जिसमें सर फहरिस्त हमारी अपील, रिवीजन और अपील अगेंस्ट आर्डर। यानी अपील मैं दो तरह से शेयर यहाँ पे करूँगा कि जो अपील का टाइम है वो फर्स्ट टाइम कहा गया है कि जो फर्स्ट अपील होगी आपकी सेक्शन 96 के तहत वो 60 दिन में डिसाइड करनी है कोर्ट ने, ठीक है। और अगर अपीलेबल आर्डर जो हैं जिन मतलब कोर्ट आर्डर करती है, जो टोटल अपीलेबल आर्डर 28 है सीपीसी में, 1064 है और आर्डर 43 सब आर्डर 1 है, वो तकरीबन 28 है। फर्स्ट टाइम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट ने उनके लिए भी टाइम मुकर्रर कर दिया है कि वो अगर अपील अगेंस्ट जजमेंट डिग्री होगी 96 के तहत तो वो 60 डे, अगर अपील अगेंस्ट आर्डर होगी तो वो 30 डेज। और अगर इसी तरह हम रिवीजन का करें तो रिवीजन की हद तक उन्होंने कहा है जी कि रिवीजन जो है विद इन 2 मंथ में डिसाइड करनी होगी, 16 डेज 2 मंथ में, अब 2 मंथ में कर दी है। तो हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये इसका जो तलाक है होना तो ये चाहिए कि जो नीचे रश ऑफ वर्क है, यानी अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 1 लाख मुकदमे पूरे पंजाब में पेंडिंग हैं तो 90,000 तो ये लोअर कोर्ट्स में है। तो ये बड़ा आसान है कि एपेक्स कोर्ट सबसे पहले इस जो अपील और रिवीजन वाला जो सेक्शन है इसको अपने ऊपर इसका इतलाक़ करे, और वो जो जैसे कि लॉ बना हुआ वो लोगों को वहाँ पे बड़ी अदालतों में तो थोड़ा सा केस है, वहाँ पे तो ना तो चाहतें भी नहीं होनी है, तो सबसे पहले इसको ऊपर से ज़रा इतलाक़ करके नीचे को लाएं, ना कि नीचे जो है वो इतना चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया है। जितने लोग दायरी ब्रांच वाले हैं वो बेचारों को हर ज़िले के अंदर उनको ये परफॉर्मे फिल करने नहीं आ रहे, वो दावे वापस भेज रहे हैं लोगों के, वो कह रहे हैं कि जी आप ये जो फॉर्म नंबर 13 है ये आप फिल करके लाएं, जबकि ला बता रहा है कि ये 13 तो दोनों पार्टीज़ का दावा दे लेके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो उसको जो है वो उसको फिल करेगा और इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। यानी जो बज़ाहिर इस नई तब्दीली के अंदर कोशिश ये की गई है कि जो प्री ट्रायल प्रोसेस जिसको कहा गया है रिटन फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ तक, अच्छा इन्होंने जो तब्दीली लाए हैं ये उन्होंने कहा है कि जब फाइनली जब ट्रायल कोर्ट को भिजवाने से पहले एक दिन मुकर्रर किया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ के लिए और डिस्कवरी ऑफ एंड इंस्पेक्शन के लिए और फिर प्रोसीडिंग्स के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दावे को किसी भी दावे को ट्रायल में ले जाने से पहले चीज़ों को एग्जामिन तो किया जाए, यानी ये तो नहीं है किसी गलत बंदे की तरफ से कुछ जो है वो दावा दायर कर दिया जाए। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी इंस्पेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है ट्रायल में जाने से पहले कि क्या लोग काबिल दखाल शहादत पर केस लड़ रहे हैं, यानी आप फ़ोटो कापी के ऊपर आप दावा दायर कर देते हैं और हम यहाँ दरख्वास्तें देते रहते हैं कि जनाब ये तो जालसाजी की प्रोडक्ट है, इससे असल तो मांगें, और वो असल का टाइम ही नहीं आता। तो यानी ट्रायल में भेजने से पहले जो प्रोसेस है ये जो किया गया है कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ये दी बेस्ट है, और उसके बाद फिर ये जब ये सारा कुछ फुलफ़िल हो जाएगा फिर इसको नंबर लगेगा, यानी ये स्क्रूटनी का प्रोसेस है। इसमें ADR भी दे दिया साथ इन्होंने कि 89A का जो प्रोसेस है वो भी दे दिया इन्होंने कि भी अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं आपस में गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ या वो अपना ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना चाह रहा हूँ तो दोनों फ्रीकैन से जब वो मौके पर आएंगे तो कोर्ट उनसे पूछ भी सकती है। यानी ये जो पैटर्न जो है जो 100 कह लें कि 12 साल बाद इसको कोशिश की जा रही है चेंज करने की, हमें उस पैटर्न से इख्तलाफ नहीं है। उसका जो इसमें मैं और चीज़ ऐड करता जो 141 के हवाले से ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी कि जो कुछ लोग इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे 110, 710 या 110 आप दोनों तरफ से दे सकते हैं, तो
कहते हैं कि जी यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ूंगा, दी फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सब 1 इंक्लूडेड एन एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेन or dismissal of suit shall no ground to halt the proceeding in the suit or dispense with the waive the requirement of filing of written statement within the time as provided। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का उन्होंने जिक्र किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम 110 की एप्लीकेशन का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे इसको बेस बना के अगर आपकी 110 खारिज हो जाती है तो प्रोसीडिंग तो नहीं रुकेगी आपकी। अगर प्रोसीडिंग नहीं रुकती तो आप 110 को ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर एपेक्स कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो इसको करने के लिए स्पोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी, तो आपकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी। नीचे 6 माह में आप डिसाइड कर देते हैं केस को, हाई कोर्ट में आपकी बारी केस ही निकलता साल बाद, तो आपकी 110 का क्या फ़ायदा। ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ना जी, ये देखने तो चाहिए यहाँ पे। यानी अगर आप बिल्कुल ही आप बाढ़ करार दे दें कि जी किसी भी सिविल नीचे काम को रोकना ही नहीं है, लेकिन दो चीज़ों में बैलेंस की ज़रूरत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है, तो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड है कि भी आप इतनी हरीली वो चीज़ों को ये आप रोक कैसे सकते हैं कि चीज़ों को। जैसे एक शख्स है वो कहता है कि ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, एक तीसरा बंदा वो बी कहता है यार वो सी को भी बुला लो, सी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बुलाने के अंदर या तो उसका भी कोई मैकेनिज्म दें कि जो मुतफरक दरखास्तें ऊपर जा रही हैं उसको इतना लंबा टाइम ना दे, उसको भी 2 या 3 दिन में डिसाइड कर दें ताकि वो ट्रायल का हिस्सा बन जाए, वरना फिर चीज़ें रीट्रायल में चली जाएंगी। ये छोटी छोटी ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी इसके अंदर से जो ट्रायल के अंदर चल के। मैं फिर भी एक दफ़ा ये जो एक परफार्मा उर्दू का चल रहा है जो लोग किसी ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, मैं उस पर बात करूँगा कि मैं चीज़ों को ज़रा तरतीब के साथ उन्होंने जो तब्दीली है इसमें कुछ ऑर्डर और रूल्स में फ़र्क नज़र आ रहा है तो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो इसमें जो तब्दीली आई है, जो मैंने अभी इस पर रिसर्च वर्क करके जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं अदर साहब, वो ये हैं कि CPC में अमेंडमेंट एक आई है 20/3/2018 को और एक अमेंडमेंट आई है 29/4/2020 को। तो ये दो जो अमेंडमेंट्स हैं इनको अमलगामेट करके 1 नवंबर 2020 से नोटिफाई किया गया है नया प्रोसेस या नया प्रोसीजर जो CPC का है। तो इसके अंदर जो है वो जैसे ये चीज़ें सामने आई हैं, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले ये KPK में जो है इसको जो है वो अमल दरामद किया गया और इस्लामाबाद में भी इसको जो है वो अमल दरामद कराने की कोशिश की गई। तो ये CPC जो है बेसिकली ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे ऊपर कि सिविल के केसेस जी वो नस्लें गुजर जाती हैं और ये ख़त्म नहीं होते। तो ये किसी ने अच्छी कोशिश की है कागज़ों में और किताबों में सिविल के ट्रायल को 6 माह में ख़त्म करने की, इन्होंने जो प्रोसीजर देने की कोशिश की है नई अमेंडमेंट के ज़रिए। तो जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है, इन्होंने कोशिश की है कि विदिन 6 मंथ किसी भी ट्रायल को जो है वो 6 मंथ में जो सिविल ट्रायल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो डॉक्यूमेंट्स में तो ये सारा कुछ एकदम से होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होगा इस पर हम बात करेंगे, इन तरामीम को देखेंगे, इन रूल्स को देखेंगे और जो इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अदर साहब जो मैंने इसमें जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, इसमें हम चूँकि आप प्रैक्टिकली काम करते हैं अदालतों में जाते हैं, तो मैंने जो भी देखा है इसमें जो इन्होंने जो प्रोसेस करके तब्दीली ये लोग लाए हैं, इसमें इन्होंने ऑर्डर 4 से लेके हमारा ऑर्डर 14 तक जो है ये हमारा एक प्रोसेस था इंस्टीट्यूशन ऑफ केस से लेके फ्रेमिंग ऑफ इशू तक जी। इन्होंने अब जो भी इसका अमेंडमेंट का जो पीछे दिमाग है, ब्रेन है, उसने क्या किया है कि उसने इस ऑर्डर 4 से लेके 14 तक जो है इस काम को डिवाइड कर दिया है और उन्होंने पैटर्न देने की कोशिश की है कि उसके लिए एक नया सा एडमिनिस्ट्रेटिव जज का एक ओहदा जो है वो बनाया है और ये कोशिश की जा रही है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू तक इस सारे मामले को कोई और देखे और फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद जो है ये इसको मेंटेनेबिलिटी में डाल दिया सारे को। यानी यहाँ से ऑर्डर 4 से लेके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, 5 में सबनिंग है, 6-7 में प्रोसेस है इंस्टीट्यूशन का, 8 में रिटन स्टेटमेंट है, 9 में नॉन अपीयरेंस है और 10, 11, 12, 13 जो कि इनफेक्टिव है तकरीबन उनको भी एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है और 14 है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। तो फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ तक इन्होंने कोशिश की है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज को ये काम दे दें। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर जज जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे हैं उनको अपॉइंट करेंगे। इससे पहले जो प्रोसेस था प्रैक्टिकल कि हम सीनियर सिविल जज साहब के पास जाते थे, जो भी इसमें है वो मार्किंग करते थे और आम किसी भी जज साहब के पास दावा चला जाता था। पहली तब्दीली जो हमने वो देखी है कि उसमें एक नया रैंक डालने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेटिव जज की। वो कैसे कैसे इन्होंने कौन कौन से रूल्स में और कौन कौन से ऑर्डर्स में चेंजिंग की है वो हम उसको टेक्निकली देख लेंगे। लेकिन अब एक नई बात हमारे सामने आई कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है उसका रोल डाल दिया इन्होंने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा वो इस सारे मामले को पहले देखेगा, वो समनिंग का प्रोसेस करेगा, वो दोनों पार्टियों को अवेलेबल करेगा और अवेलेबल करने के बाद इशू फ्रेम करेगा और उसके बाद
वो किसी ट्रायल कोर्ट को ये मामला रेफ़र कर देगा और असूली तौर पे इसको नंबर भी तभी लगाया जाएगा जब ये वहाँ से दूसरे, यानी इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात की गई है। एक्चुअल ये बड़ा सीरियस इन्होंने कोशिश करने जो है सीपीसी को में तब्दीली लाने की कोशिश की है, और शायद ये कोई 112 साल बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, इस पैटर्न को ही तब्दील कर दिया जाए। और यकीनी तौर पे इसमें मदामत हो रही है इसको तब्दील करने में, इसमें कुछ कबाहतें भी हैं। और जो है अब हम सबसे पहले चलते हैं कि इसका नाम क्या है जो 2020 में जो तब्दीली आई है। आपको मैंने कहा था इसको आप देख लें। इसका जो नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, और तारीख इसकी जो है प्रोमलगेशन की 29 अप्रैल 2020। और इसका जो इतलाक़ जैसे मैंने बता दिया कि 1/11/2020 से हो रहा है। और इसके अंदर हम आमतौर पर समझने के लिए हम सीपीसी के दो पार्ट हैं, एक सब्सटेंटिव पार्ट है और एक प्रोसीजरल पार्ट है। यानी जो प्रोसीजरल में आर्डर्स एंड रूल्स हैं, तो इस सारे को थोड़ा थोड़ा सा छेड़ा गया है। और जो तब्दीलियाँ बज़ाहिर इस दफ़ा 2020 में की गई हैं, उसके ऊपर मैं अदर साहब मैंने आपको कहा था कि इसको आप देख लें। तो इसमें इसके जो इतलाक़ के हवाले से जो पहली सेक्शन उसमें क्या इसका इतलाक़ फौरी तौर पर पूरे पंजाब में हो जाएगा इसका? जी एग्जैक्टली, इसका जो इतलाक़ होगा वो पूरे पंजाब में होगा और एट वंस होगा। और इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट दी गई हैं, अगर हम इसे बाइफरकेट कर लिया जाए सब्सटेंटिव और या प्रोसीजरल में, वैसे तो इसे होल पढ़ना चाहिए क्योंकि सब्सटेंटिव कुछ हिस्सा सब्सटेंटिव में है, कुछ प्रोसीजर में है, तो हमें तो होल पढ़ना चाहिए। लेकिन हम बाइफरकेशन के लिए क्या क्या कौन कौन से पोर्शन जो वो सब्सटेंटिव मतलब सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 159 तक जो चेंजिंग आई है वो हम थोड़ा सा लैदा करके बता देते हैं वन बाय स्टेप। उसके बाद लेकिन इसे हम इसके साथ रीड मिला के पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो सेक्शन 1 है इसकी चेंजिंग के हवाले से, उसके अंदर इन्होंने एक इस्तिस्नाई कैफियत दी थी। इन्होंने कहा कि ये जो तब्दीली है एट वंस जो है इसको अमल दरामद होगा, और इस्तिस्ना खुद को दे लिया है इन्होंने। वो क्या इस्तिस्ना इन्होंने दिया? इन्होंने ये दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड और किसका प्रोसीडिंग का और इवन के एविडेंस का, उसकी हद तक इन्होंने अभी जो है वो इस्तिस्ना दिया है कि वो विल बी इम्प्लीमेंट ऑन द नेक्स्ट ऑर्डर बाय द ऑफिशियल थ्रू ऑफिशियल गजट। तो उसमें ये कहा गया क्योंकि बेसिकली ये वकला को नहीं इस्तिस्ना दी गई या अवाम को नहीं इस्तिस्ना दी गई, ये इस्तिस्ना दी गई है गवर्नमेंट ने अपने आप को इस्तिस्ना दी कि गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि अभी सारा जो रिकॉर्ड है उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड को प्रोसीडिंग को सेव किया जा सके। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये साफ समझ आ रही है कि इसको पंजाब के अंदर ये कहा गया है कि इसको एट वंस जो भी इसके अंदर लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है मास वाइज इसके, कि जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है और प्रोसीडिंग्स जो हैं जो भी इसके अंदर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, उसको इस्तिस्ना दे दी गई है कि वो फौरी तौर पर उसका इतलाक़ नहीं होगा और उसके लिए ऑफिशियल गजट में अलग से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ये इस्तिस्ना सिर्फ इस हद तक की गई है कि प्रोसीडिंग की हद तक और एविडेंस की हद तक। इसमें ये नहीं है कि आप थ्रू कैमरा अगर किसी जिस तरह वो अमेंडमेंट हो चुकी है कि आप जो आपकी वो है सीडी है वो भी एक्सेप्टेबल हो गया है बतौर एविडेंस जो है, वो इससे इसका वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो 164 QSO का हमें अलाउ करता है। सिर्फ ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर जो भी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली करनी थी उसको इस्तिस्ना दे के बाकी उन्होंने कहा जी ये एट वंस इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद जो सेकंड, अब अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 2020 की जो तब्दीली है, इसके साथ 2018 की मिला के जो पढ़ेंगे तो वो एक पैटर्न बनेगा। हम उस पैटर्न पर बाद में पहुंचेंगे। हम जल्दी जो ज़्यादा चीज़ें हैं जो उस पर बात कर रहे हैं कि हायरार्की की बात की गई है सेक्शन 2 में। इन्होंने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के लिए हम हमेशा से जो हमारा ऑर्डिनेंस है 1962 का उसको देखते हैं, तो इन्होंने ये इसको सेव किया है कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वही रहेगी जो सीपीसी जिसके ज़रिए ऑपरेट हो रही है। इसी तरह से अदर साहब इसमें जो मैं देख रहा हूँ अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ इन द एक्ट फॉर सेक्शन, इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के हवाले से जो है वो तब्दीली जो की है इस पर साहब बात करेंगे। जी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है इसमें तब्दीली की है। सबसे पहले तो वो था अगर 26 देखें तो उसमें सिंपल ये कहा था कि जब प्लेंट फाइल होगी तो सूट जो है वो अपना सूट शुरू होगा प्लेंट फाइल करने से। तो इसमें अब जो चेंजिंग की है कि जो इसमें जो जहाँ से कुछ लोग को प्रॉब्लम भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगा फ़ोटोज़ कापीज़ का, लेकिन जो अमेंडमेंट हम उस पर बात करते हैं कि जो प्लेंटिव केस फाइल करेगा अगर उसके 3 उसमें मुद्दा ले हैं तो वो 3 दावे की तो कापी साथ लगाएगा, 7 अजाफी 2 कापियाँ कोर्ट के लिए भी लगाएगा। लेकिन इसमें जो ज़्यादा तब्दीली है कि जितने भी डॉक्यूमेंट पे वो प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है जो उसने साथ अटैच किए हैं वो उनकी भी अजाफी कापी
हर एक मुद्दाले के लिए उसके दावे की कॉपी के साथ अटैच करेगा। मतलब अगर 3 मुद्दाले हैं तो 3 सेट होंगे दावा, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर रिलाई कर रहा है वो सारे। अगले उसके बाद जो दूसरा है, सिर्फ प्लेंटिफ के लिए ये नहीं है। सेकंड ये जो की गई है इसमें एक्सप्लेनेशन है जो 26 के साथ ही है, 26(2) के साथ है कि ये फॉर द पर्पज ऑफ सबमिशन द वर्ड सूट के साथ प्रोसीडिंग एप्लीकेशन अपील रिव्यू रिवीजन पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा। इवन कि अगर आपने अपील फाइल करनी है, रिव्यू करना है, रिवीजन करनी है या कोई एप्लीकेशन देनी है तो उसकी भी कॉपीज़, और उस पर जिन डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके ये चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब अपील रिव्यू रिवीजन, तो वो भी साथ आपके अटैच करेंगे। और साथ इसमें 26A में फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ आ जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में ये है कि ना सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जिन डॉक्यूमेंट पे मुद्दा रिलाई कर रहा है वो साथ अटैच करेगा, इसके अलावा वो उतनी ही कापियाँ जितने, अगर डिफेंडेंट 4 हैं तो डिफेंडेंट जो है वो 3 कापियाँ अपने को डिफेंडेंट्स के लिए, और जो 1 है वो मुद्दाले के लिए, और 2 एक्स्ट्रा साथ अटैच करेगा, और साथ जिन डॉक्यूमेंट पे रिलाई करेगा वो भी साथ लगाएगा। यानी हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से देखते हैं तो हमें 26A और 26B जो है वो तब्दीली इसमें नज़र आ रही है कि यानी तो बेसिकली जो ज़ाब्ता दीवानी की जो चेंजिंग है हमें भी बड़ा अभाम फील हो रहा था, क्योंकि जो 2020 के अंदर तब्दीली थी वो उसको जब हम निकलवा के पढ़ रहे थे तो जो परफार्मे बने हुए थे वो परफार्मों के अंदर कुछ और बातें थी, 2020 में कुछ और था। तो आज हमने स्पेसिफिक इसमें जो है इसके ऊपर काम किया, और काम करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये असल में 2018 की जो तब्दीली आई थी पिछली, उसको मिला के इन्होंने 2020 के साथ पढ़ के 1 नवंबर 2020 से इसको लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इससे पहले ये KPK और इस्लामाबाद में ये इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान इस पर अभी खामोश हैं। इस्लामाबाद काम उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस्लामाबाद में। तो ये जो चेंजिंग आई हैं इसमें अगर हम इनको अलग-अलग से पढ़ें और इस प्रोसेस को पढ़ें तो ये थ्योरेटिकली दी बेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फौरी तौर पर इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस पर डिबेट्स हों, और जो है वो बार काउंसिल्स के लेवल पर हों और हुकूमत के नुमाइंदों के साथ हों, और इसको मज़ीद रिफ़ाइन किया जाए। इसको इस सारे प्रोसेस को मज़ीद रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर कहीं ऐसा ना कर दिया जाए कि जो हमारा पहले से चलता सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाए। लेकिन सर मैं आपकी कदम मादर चाहूँगा कि इसमें जो अक्सर हम सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट देखते हैं कि द केस विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट नॉट ऑन टेक्निकलिटीज़, यानी वो जितनी एक पाकिस्तान बनने से लेके आज तक टेक्निकलिटी के ग्राउंड पे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा था कि नहीं मेरिट पे डिसाइड हो, इसका मतलब ये सारा टेक्निकली किया गया है, मतलब अब उसको कानून ही बना दिया गया टेक्निकलिटीज़ को। तो है तो ये चीज़ें पहले भी थी कि जो आप 30 डेज़ में फ़ाइल करना है तो करना है। ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत 30 डेज़ में आपने फ़ाइल करना है। अब वर्ड शैल का वहाँ पे भी यूज़ था, लेकिन लोग 8-8 9-9 माह ले जाते थे, साल ले जाते थे। लेकिन हम यही हाईलाइट कर रहे हैं कि इसको इस पर डिबेट्स की ज़रूरत है। इसमें 2 तरफा लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिबेट करें इस चीज़ को, क्योंकि जो थ्योरेटिकली काम करने वाले हैं उनको ज़रूरी है कि वो जो प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिल के बैठें, और जो कानून साज अदारे हैं वो उनको साथ लेके चलें। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो बैटल फील्ड के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, ना कि जो हम आगे लड़ रहे हैं सिस्टम के साथ वो पीछे से ऐसा हमारे ऊपर हमला हो इस तरह की तब्दीलियों के ज़रिए कि हम ये सारा कुछ सब कुछ ही कोलैप्स हो जाए। तो इससे पहले ज़रूरी यह है कि इसको नए सिरे से देखा जाए, एड्रेस किया जाए, इसकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ली जाएँ। जो इसके अंदर तेज़ रफ्तारी के साथ जो तब्दीलियाँ ऐसी लाने की बात की गई है जो कि कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उनको वक्ती तौर पे बयास में डाल सकते हैं, उसको मौखर कर सकते हैं, और इस तरह से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है कि ये मसाइल हमारे कम हो। थैंक यू वेरी मच।